डिजीनेस यानी कि चक्कर चक्कर फील होना, धुंधलाहट आंखों के सामने होना, वीकनेस यानी कमजोरी फील होना, इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको दिखते हैं जब आप तत्काल में खड़े होने की कोशिश करते हैं, ये हमेशा आपके साथ होता रहता है और लगातार आपको इस तरह का चक्कर आना जो है बना रहता है, क्या ये चीज़ मामूली है? क्या इसे हम ठीक कर सकते हैं? क्या है ये कोई बड़ी बीमारी का संकेत और इसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? किस तरह की मैकेनिज्म बॉडी में होती है जिसके कारण हमें इस तरह का फील होता है? नॉर्मल पीपल को ये फील नहीं होता है। क्या हम अलग हैं? क्या हमें किसी तरह की बीमारी है या किस कारणवश हमें ये चीज़ हो रही है? इसके रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करने वाले, एक चीज़ को है थोड़ा इलेबोरेट करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, किस वजह से आपको ये सिचुएशन बनी है। माना कि इस तरह की प्रॉब्लम कई लोगों में है लेकिन सभी लोगों को नहीं होती, और जिन लोगों को भी होती है उनमें कई लोगों को बहुत कम होती है तो कई लोगों को इसकी सिवियरिटी उनमें ज़्यादा होती है। ये ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए हमें न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसे समझना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे न्यूटन्स की क्या स्टोरी थी। न्यूटन जैसे एक एप्पल के पेड़ में नीचे बैठे थे और उन्होंने देखा सडनली ऊपर से एक एप्पल नीचे गिरा है। अब वो सोचने में जो है जुट गए कि किस तरह से एप्पल जो है नीचे गिरा है, कौन सा फोर्स इसमें अप्लाई हुआ है। वो जानने के बाद में उन्हें पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो उन्हें नीचे को जो है खींचने का काम करते हैं। हम भी उसी तरह जो है ग्रेविटेशनल, हम यहाँ जो है अर्थ में खड़े रह सकते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल आपने देखा होगा जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट होते रहते हैं अपने यान में, वो स्टैंड अप पोजीशन में नहीं रह सकते, उनके बाल फ्लोट होते हैं। इवन उनकी जो चीजें होती है वो खाने पीने की चीजें हैं या फिर इवन पेस्ट भी, उनका जो सारी चीजें होती हैं सारी फ्लोट होती रहती है बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन लागू होती है। किस तरह से होती है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, हम इस बॉटल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सपोज ये बॉटल जो है हमारी बॉडी की तरह है, माना कि हमारा ब्लड रेड होता है बट ये सिंपल फ्लूइड इसमें है। तो सपोज क्या होता है कि हमारी सपोज हम इसे कंसिडर करते हैं हमारी बॉडी। अब हम यदि स्टैंड अप पोजीशन रहते हैं तो कुछ इस तरह से खड़े रहेंगे। अब जब हम लाइन डाउन होते हैं बेड पर, हम जब सोने की जो है, हम मान लीजिए हम जैसे लाइन डाउन पोजीशन में है बेड पर, तब ये जो फ्लूइड जो हम कंसिडर कर रहे हैं ये ब्लड है आपका, तब ये इक्वल अमाउंट में जो है इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ ऊपर का पोर्शन छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो है मतलब आपका ये जो पार्ट है अपर बॉडी पोर्शन हम इसको बोलेंगे और ये लोअर बॉडी पोर्शन। तो ये जो है पूरा यहाँ पे फ्लूइड आप देख सकते हैं कि इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ कभी कोई समस्या नहीं आ रही है। अब जैसे आपको किसी ने आवाज़ दी या फिर आप खुद उठना चाहते हैं और बहुत लेट हो चुका है और आपको तुरंत उठना है टिफिन बनाने, आप सडनली स्टैंड अप पोजीशन में जाते हैं तो बॉडी हैव टेंडेंसी, ये जो बॉडी का लोअर पार्ट है, मतलब जो मैकेनिज्म प्रॉपरली होना चाहिए थी, जैसे आप लाइन डाउन पोजीशन से आप स्टैंड अप पोजीशन में आते हैं और एकदम सडनली आते हैं, तो बॉडी का लोअर पार्ट जो होता है वहाँ ज़्यादा ब्लड पुल अप हो जाता है। जैसे हम लाइन डाउन पोजीशन से स्टैंड अप पोजीशन में जाने की कोशिश करते हैं और वो भी सडनली यदि हम करते हैं तो बॉडी का जो एक मैकेनिज्म है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या करेगा, लोअर बॉडी में ब्लड ज़्यादा खींच लेगा अपनी तरफ। नियर अबाउट 600 to 700 ml जो ब्लड है, मैक्सिमम ब्लड जो है ऊपर पोर्शन का नीचे खींचने की प्रोसेस ज़्यादा जोर से चालू हो जाएगी और जिससे चलते क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड का सप्लाई है ऊपर में ब्रेन तक जाना चाहिए था वो रुक जाता है। बहुत ही कम सप्लाई ऊपर में ब्लड के ब्रेन की तरफ जाएगा। तो इसमें जब रहते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। जब हम सडनली स्टैंड अप होने की जब हम कोशिश करते हैं तब क्या होता है, हमारी जो लोअर बॉडी पार्ट है, हमारे पेट के नीचे का जो हिस्सा है, वो अपनी तरफ ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को खींच लेगा। नियर अबाउट 600 to 700 ml जो है एक्स्ट्रा में नीचे खींचने का काम करेगा, जिसके चलते ब्रेन को जो है ब्लड का सप्लाई कम मिलने लगेगा और उसी की होती है विनस आउटपुट जो है कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम होना चालू हो जाता है, जिसके चलते हमें जो है ये सिचुएशन हमारे बॉडी में क्रिएट होती है और जिसे कहा जाता है वर्टाइगो यानी कि डिजीनेस यानी कि चक्कर हमें आना। ये सिचुएशन बॉडी में क्रिएट होती है। बॉडी के वेसल्स होते हैं,
आपने देखा होगा ये सभी को प्रॉब्लम नहीं होती है, कई मतलब कुछ लोगों को इस तरह की दिक्कत होती है, जैसे स्टैंड अप पोजीशन में जैसे सडनली वो आते हैं तो उन्हें जो है डीजीनेस यानी कि जो है चक्कर चक्कर लगता है, लेकिन सभी लोगों को नहीं आती है। कई लोग ऐसे हैं कि वो सडनली स्टैंड अप भी हो जाते हैं, सडनली सेट अप भी हो जाते हैं और उनका सडनली मैकेनिज्म चलता है, लेकिन फिर भी उनको दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जो लोअर बॉडी है पर्टिकुलरली ये अपनी तरफ ब्लड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे तो आता है, लेकिन जो नीचे में जो हमारे वेसल्स है लोअर बॉडी पार्ट में वो श्रिंक होते हैं। ड्यू टू दैट जो कार्डियक आउटपुट है वो मेंटेन होता है जैसे नॉर्मली होना चाहिए। ब्लड मतलब बॉडी की जो मैकेनिज्म है ना, बायोलॉजिकल जो सिस्टम है, फिजियोलॉजिकली यदि हम देखते हैं तो बॉडी जो है फाइट करती रहती है हमारे बॉडी में नॉर्मल मैकेनिज्म होने के लिए। तो जिस बॉडी में इस तरह का मतलब क्रिएट नहीं हो रहा है, नॉर्मल पीपल की बॉडी में क्या हो रहा है, दे आर एबल टू डू मतलब वो सक्षम होती है, बायोलॉजिकल सिस्टम जो है मल्टीपल सिस्टम होती है बॉडी में जो ये चीज़ों को मेंटेन करेगी, जो कार्डियक आउटपुट को जो है ब्रेन की तरफ बिल्कुल भी ब्रेन की तरफ जो सप्लाई होता है ब्लड का वो कम होने वो नहीं होने देने का काम करेगी। एक नेचुरल बॉडी प्रोसेस, मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम जो है मल्टीपल सिस्टम है मैकेनिज्म है वो सिस्टम काम करेगी इस वर्क पर। बैरो रिसेप्टर जो रिफ्लेक्स होता है वो स्पेशली इस पर वर्क करता है, वो क्या होता है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो क्या हो रहा है कि ये नीचे जो लोअर पार्ट में जो वेसल्स है वो श्रिंक होते हैं। ड्यू टू दैट जो होना चाहिए मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में जो ब्लड नीचे बॉडी में लोअर बॉडी में जो है होता रहता है, तो मतलब वो पूलिंग होता है लोअर बॉडी पार्ट में ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब जो वेसल श्रिंक हो रही है वो अपने अंदर ब्लड बहुत कम ले रही है, जो दैट्स वाई जो है कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो रहा है, ब्लड पूरा का पूरा नीचे नहीं आ रहा है। जो वेसल्स श्रिंक हो रही है जिसके थ्रू जो है जो ब्लड है वेसल्स वाला वो अपर बॉडी पार्ट में जाएगा, जो ब्रेन के थ्रू जो है सप्लाई ब्लड का वो मेंटेन रहेगा नॉर्मल पीपल में। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कई लोगों को यदि कुछ दिक्कत होती है, कुछ बॉडी फाइट करने में थोड़ा जो है खुद को उतना कैपेबल नहीं समझते, मतलब फिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म होती है नॉर्मली वो होने में जो बनने में जो है बॉडी की जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। बॉडी के जो नीचे के जो वेसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहे हैं, श्रिंक नहीं हो पा रहे हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़्यादा जो है भारी पड़ रहा है। इस वजह से जो है कई लोगों को दिक्कत हो रही है, जैसे स्टैंड अप सडनली जब से स्टैंड अप होते हैं तो उन्हें चक्कर आता है, सर घूमना लग जाता है और हल्की सी धुंधलाहट आ जाती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली। कई बार क्या होता है कि हाथ और पैरों में भी जो है नमनेस आ जाती है, सुन्न पड़ जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन यदि हम माइल्ड से लेकर जो है हम सीवियर तक जाएंगे तो माइल्ड की यदि हम बात करें तो कई लोगों को है हल्का सा जो है डिजीनेस होता है, जैसे उठते हैं उन्हें हल्का सा चक्कर जैसा फील होता है। अब बढ़ते हैं कॉजेस की तरफ। कॉजेस की तरफ बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे। जैसे आपको मैंने बॉटल का एग्जांपल दिया था कि किस तरह से जैसे बॉडी ले डाउन पोजीशन से जैसे स्टैंड अप पोजीशन में सडनली आ जाती है, तो वहाँ पे जो है इक्वल अमाउंट का जो ब्लड रहता है वो थोड़ा सा लोअर बॉडी में ज़्यादा शिफ्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन नॉर्मल पीपल में क्या होता है, ड्यू टू फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, कई ऐसे मैकेनिज्म बॉडी में होते हैं, बायोरिसेप्टर मैकेनिज्म है और कई तरह के मैकेनिज्म होते हैं, वो इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देते हैं। बॉडी के अपर पोर्शन तक जो है वो ब्लड देने का काम करते हैं, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन समझ के जो है वो ब्लड प्रेशर को कम नहीं होने देते हैं। तो सामान्य लोगों में ये सिचुएशन अच्छी मतलब ये जो मैकेनिज्म है अच्छे से वर्क करती है। बट प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब कुछ चीज़ें अलग हो जाती है बॉडी में, जैसे डिहाइड्रेशन हम एक कारण समझेंगे। अब कई लोग हैं जो धूप में ज़्यादा काम करते, ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते जहाँ स्वेटिंग ज़्यादा होती है, बॉडी में से वाटर स्वेटिंग के थ्रू बाहर चला जाता है, यहाँ पे दिक्कत आती है। वहाँ पे आपने पानी अच्छी तरह से लेना है। जैसे कई लोगों का पानी पीने का इंटेक अभी तक इसी तरह का है, जैसे थ्रस्टी फील होते हैं तो ही पानी पीना है, थ्रस्टी फील नहीं माने मुझे पानी पीने की ज़रूरत नहीं, तो ये क्राइटेरिया आप चेंज कीजिए। आपको थ्रस्टी फील होता है या नहीं होता है, फिर भी आपको पर डे 3 से 3.5 लीटर पानी लेना ही चाहिए। सीवियर लेवल का है तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर ही कंसल्ट करना पड़ेगा, जो टेस्ट कन्फर्म आती है उसके रिगार्डिंग आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ये जो चक्कर होना है
ये हर किसी का अलग अलग रहेगा। हर किसी ने खुद का खुद ही फाइंड आउट करना है। जिस तरह से मैंने बताया कि किस तरह से आप जो है ये चीज़ें करके देख सकते हैं, और इससे यदि आपको राहत मिलती है तो बहुत ही बेहतर है। बट यदि आपको इससे भी राहत नहीं मिल रही है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास जाके उनकी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह की जो प्रॉब्लम आपको यदि कंटिन्यूसली फील होती है तो ये डेंजरस हो सकती है। कई बार क्या होता है, आंखों का इन्फेक्शन, कानों का इन्फेक्शन भी ये सिचुएशन क्रिएट कर देती है। तो आप जो है कानों की जांच कर सकते हैं कि कहीं यहाँ पे इन्फेक्शन तो नहीं पनप रहा है। मेडिकली यदि हम ये प्रॉब्लम को देखते हैं तो जैसे ही सडनली हम खड़े होने के बाद में यदि आपको इस तरह की परेशानी होती है, जैसे डिजीनेस है, माने चक्कर आ रहा है और साथ में आपको जो है धुंधलाहट आंखों के सामने दिख रही है, तो ये प्रॉब्लम लिंक करती है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से। अब आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है या नहीं है, ये जानने के लिए जो है आपको ब्लड प्रेशर टेस्ट आप कर सकते हैं। आमतौर पर यदि आपके बॉडी में खून की कमी है, एनीमिया है, आप डिहाइड्रेट है, या फिर खान पान में कुछ गड़बड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा है, नींद अच्छी नहीं हो रही है, बहुत आपने जो है बहुत थकान आपको फील होती है, या आपको जो है आप अल्कोहलिक है, आप ड्रिंक लेते हैं, आमतौर पर यदि ये सिचुएशन यदि हुई हो जिसके रिगार्डिंग आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो ये टोटली नॉर्मल है। बट यदि ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन में आती है तो इसे आपको थोड़ा सीरियसली लेना है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है या नहीं है उसे हम कैसे जानेंगे? जब आप सोए हैं उस दौरान आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। उसके बाद में जैसे नॉर्मली 120-80 की रेंज में यदि होता है तो नॉर्मल है। और जब आप खड़े होने के लिए सडनली आप वेकअप हो जाइए, खड़े हो जाइए, और 5 मिनट विदिन 5 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर आप जो है अपना तुरंत जैसे खड़े होते हैं तुरंत ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। यदि ऊपर की जो टॉप वैल्यू है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू यदि 20 से कम होती है, 20 mmHg से कम होती है, 120 से 20 कम हो जाती है, और नीचे की जो डाउन वैल्यू है वहां यदि 10 से कम होती है, ऐसा नहीं रहेगा कि 120/80 ही रहेगा। आपका जितना भी ब्लड प्रेशर आ रहा है जब आप सोए थे उस पोजीशन में जितना आ रहा था उससे यदि 20 से ऊपर की वैल्यू और 10 से नीचे की वैल्यू यदि कम हो रही है, और आपका जो है हार्ट रेट भी यदि बढ़ा है उठने के बाद, खड़े होने के बाद में, तब हम इसे कंसिडर कर सकते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जो काफी लंबे समय से आपको यदि होता आ रहा है। तो वैसे देखा जाए तो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है काफ़ी ब्रीफ है ये टॉपिक, बट हम इसके एकदम अंदर तक नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग मैं बता देती हूँ। यदि आपके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आता है, जब आप सडनली स्टैंड अप होते हैं, आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है कम होने लगता है, और आपका जो हार्ट रेट है वो पल्स रेट बढ़ता है, तो आपको कंफर्म ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है ये हम कहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको टेस्ट भी करना है, उससे हम कंफर्म कह सकते हैं कि आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। अदरवाइज हम इसे कहेंगे मामूली, जैसे एनीमिया का कारण हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, या ऐसे थोड़ा बहुत कारण हो सकता है जिससे कि हमें चक्कर आता है। बट ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वर्सन कब होता है? जब बारोरिसेप्टर रिफ्लेक्स फेल्यूर हो। बारोरिसेप्टर रिफ्लेक्स क्या होता है? जब ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, सडनली हम जैसे उठते हैं तो ये लोअर बॉडी की तरफ जो है ब्लड खींचा चला जाता है। ऐसे में शरीर में ऐसी मैकेनिज्म होती है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है, जो ये इस तरह की सिचुएशन को प्रिवेंट करते हैं। उसमें आता है बारोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। यानी यही फेल हो जाता है, बारोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ही यदि फेल हो जाता है तो क्यों होगा फेल? क्योंकि एंड स्टेज डिसफंक्शन है, या फिर आपको सीवियर इंजरी है, आपको एक्सीडेंटल वजह से जो है आपको चोट लगी है, या किसी और कारण से हम समझ लेंगे कि आपको बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ही आपका फेल्यूर चल रहा है, तो ड्यू टू दैट आपको सीवियर फॉर्म ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। कंटिन्यूअस आपके ब्लड प्रेशर जो है फ्लक्चुएट होते रहेंगे, इवन कंडीशन इतनी वर्सन होगी कि आपको चक्कर आने, सिनकोप आने की सिचुएशन क्रिएट होती है। किसी लोगों को आपने देखा होगा बार बार चक्कर आता है, साथ में उनको जो है बेहोशी की हालत जो है, सिनकोप आने की भी उनको काफ़ी इनकी हिस्ट्री होती है। तो ये उससे हम रिलेटेड कर सकते हैं कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन उनको काफ़ी लंबे समय से है, और ये जो ज़्यादा माइल्ड से सीवियर फॉर्म में चला गया है। तो इसे मैनेज करने के लिए हमें जो है प्रॉपरली मेडिसिनल ट्रीटमेंट हम लेंगे, और साथ में डॉक्टर की एडवाइस के अंडर ही हम जो है इसे प्रिवेंट करने का काम करेंगे।
यदि आपकी एज ज़्यादा नहीं है और आपको फिर भी इस तरह के चक्कर थोड़े बहुत हल्के आते हैं, अनकॉमनली आते हैं, तो आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, क्योंकि जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है प्रॉपरली जो है एज इंड्यूस हम कहेंगे 60+ पॉपुलेशन में ज़्यादा देखने को मिलता है ड्यू टू सब मेडिकेशन। पेशेंट को यदि क्रोनिक प्रॉब्लम है, किसी न्यूरोलॉजिकल और नॉन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसे होते हैं, या पार्किंसन डिसीज है, मल्टीपल सिस्टम एट्रोपी है, तो इनमें जो है ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उनको जो है। और स्पेशली लाइटलीनेस, डिजीनेस के साथ में जो है लाइटली हेडनेस भी यदि रहता है, तो ये कॉमन सिम्टम हम समझेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन का। तो ये एज इंड्यूस होता है। और दूसरा है मेडिकेशन के जो है कुछ मेडिकेशन जैसे अल्फा बीटा ब्लॉकर जो होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होती हैं, इसके रिजल्टेंट ये क्रिएट हो सकता है। या फिर आपको जो हार्ट डिसीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, या न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसीज है, सिंपली एनीमिया आपको हो सकता है, या फिर आपको फीवर होने के चलते हीट एक्सपोजर में ज़्यादा है आप, या फिर कार्बोहाइड्रेट हेवी मील आप ले रहे हैं, अल्कोहल आप ज़्यादा लेते हैं, या फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा हो रहा है, या प्रोलॉन्ग आपकी बेड रिटर्न सिचुएशन थी जिसके चलते आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन भी कॉमनली होता है। तो आप जो है इसको स्पेसिफिकली आप पहले तो डिस्टिंग्विश कीजिए कि आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है या आपकी जो प्रॉब्लम है लिटिल बिट है, जिसमें कि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आपको नहीं बनाया, आपका ब्लड प्रेशर में कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आते हैं, तो आप जो है इसको आप ज़्यादा सोचिएगा मत। लेकिन यदि आपको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लक्षण दिख रहे हैं, आपके बॉडी के जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में यदि फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको इट मे बी पॉसिबली आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल नॉन लास्ट में मैं इतना ही कहूँगी, कदर वो होती है जो मौजूदगी में होती है, बाद में जो होते हैं उसे पछतावा कहा जाता है। इसीलिए समय रहते सही चीज़ों को पकड़िए, सही न्यूट्रिशन अप्लाई कीजिए, सही खान पान रखिए, सही लाइफस्टाइल रखिए, तो आप हिट रहोगे, फिट रहोगे। और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स।